कम्युनिस्ट आस्था की स्वीकारोक्ति का मसौदा। फ्रेडरिक एंगेल्स। प्रश्न 1, क्या आप कम्युनिस्ट हैं? उत्तर, हाँ। प्रश्न 2, कम्युनिस्टों का उद्देश्य क्या है? उत्तर, समाज को इस प्रकार संगठित करना कि उसका प्रत्येक सदस्य अपनी समस्त क्षमताओं और शक्तियों का पूर्ण स्वतंत्रता से विकास और उपयोग कर सके और ऐसा करके समाज की आधारभूत स्थितियों का उल्लंघन न करे। प्रश्न 3, आप इस लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना चाहते हैं? उत्तर, निजी संपत्ति को समाप्त करके और उसके स्थान पर सामुदायिक संपत्ति स्थापित करके। प्रश्न 4, आप अपनी संपत्ति का समुदाय किस पर आधारित करते हैं? उत्तर, सबसे पहले उद्योग, कृषि, व्यापार और उपनिवेशीकरण के विकास से उत्पन्न उत्पादक शक्तियों और जीविका के साधनों के द्रव्यमान पर तथा मशीनरी, रसायन और अन्य संसाधनों में निहित उनके अनंत विस्तार की संभावना पर। दूसरे, इस तथ्य पर कि प्रत्येक व्यक्ति की चेतना या भावना में कुछ अकाट्य आधारभूत सिद्धांत विद्यमान होते हैं, जो संपूर्ण ऐतिहासिक विकास का परिणाम होने के कारण किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रखते। प्रश्न 5, ऐसे सिद्धांत क्या हैं? उत्तर, उदाहरण के लिए, हर व्यक्ति खुश रहने का प्रयास करता है। व्यक्ति की खुशी सभी की खुशी से अविभाज्य है, आदि। प्रश्न 6, आप अपनी संपत्ति के समुदाय के लिए रास्ता कैसे तैयार करना चाहते हैं? उत्तर, सर्वहारा वर्ग को जागरूक और एकजुट करके। प्रश्न 7, सर्वहारा वर्ग क्या है? उत्तर, सर्वहारा समाज का वह वर्ग है जो केवल अपने श्रम से जीता है, किसी भी प्रकार की पूंजी से होने वाले लाभ पर नहीं। वह वर्ग जिसका सुख दुख, जिसका जीवन मरण इसलिए अच्छे और बुरे व्यापार के समय के परिवर्तन पर निर्भर करता है। एक शब्द में, प्रतिस्पर्धा के उतार चढ़ाव पर। प्रश्न 8, तो फिर सर्वहारा वर्ग हमेशा से नहीं रहा है? उत्तर, नहीं, हमेशा से गरीब और मजदूर वर्ग रहे हैं, और जो लोग काम करते थे वे लगभग हमेशा गरीब थे। लेकिन हमेशा सर्वहारा वर्ग नहीं रहा है, जैसे प्रतिस्पर्धा हमेशा मुक्त नहीं रही है। प्रश्न 9, सर्वहारा वर्ग का उदय कैसे हुआ? उत्तर, सर्वहारा वर्ग उन मशीनों के आने के परिणामस्वरूप अस्तित्व में आया जिनका आविष्कार पिछली सदी के मध्य से हुआ है और जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण है भाप इंजन, कताई मशीन और बिजली करघा। ये मशीनें, जो बहुत महंगी थीं और इसलिए केवल अमीर लोगों द्वारा खरीदी जा सकती थीं, ने उस समय के श्रमिकों की जगह ले ली, क्योंकि मशीनों के इस्तेमाल से वस्तुओं का उत्पादन अधिक तेजी से और सस्ते में संभव था, जबकि श्रमिक अपने अपूर्ण चरखा और हथकरघा से ऐसा नहीं कर सकते थे। इस प्रकार मशीनों ने उद्योग को पूरी तरह से बड़े पूंजीपतियों के हाथों में सौंप दिया और श्रमिकों की अल्प संपत्ति, जिसमें मुख्य रूप से उनके औजार, करघे आदि शामिल थे, को बिल्कुल बेकार कर दिया, जिससे पूंजीपति के पास सब कुछ रह गया और श्रमिक के पास कुछ भी नहीं। इस तरह से कारखाना प्रणाली शुरू की गई। एक बार जब पूंजीपतियों ने देखा कि यह उनके लिए कितना फायदेमंद है, तो उन्होंने इसे श्रम की अधिक से अधिक शाखाओं तक विस्तारित करने की कोशिश की। उन्होंने श्रमिकों के बीच काम को अधिक से अधिक विभाजित किया, ताकि जो श्रमिक पहले एक पूरी वस्तु बनाते थे, वे अब उसका केवल एक हिस्सा ही बनाते हैं। इस तरह सरलीकृत श्रम ने माल को अधिक तेजी से और इसलिए अधिक सस्ते में उत्पादित किया और अब ये लगभग हर श्रम शाखा में पाया गया कि यहाँ भी मशीनों का उपयोग किया जा सकता है। जैसे ही श्रम की कोई शाखा फैक्ट्री उत्पादन में चली गई, वह कताई और बुनाई के मामले की तरह बड़े पूंजीपतियों के हाथों में चली गई और मजदूरों को उनकी स्वतंत्रता के अंतिम अवशेषों से भी वंचित कर दिया गया। हम धीरे धीरे उस स्थिति में पहुंच गए हैं जहां श्रम की लगभग सभी शाखाएं फैक्ट्री आधार पर चलती हैं। इसने पहले से मौजूद मध्यम वर्ग, विशेष रूप से छोटे मास्टर कारीगरों के विनाश को तेजी से बढ़ाया है, श्रमिकों की पिछली स्थिति को पूरी तरह से बदल दिया है, और दो नए वर्ग अस्तित्व में आए हैं जो धीरे धीरे अन्य सभी वर्गों को निगल रहे हैं, अर्थात एक, बड़े पूंजीपतियों का वर्ग जो सभी उन्नत देशों में जीविका के साधनों और उन साधनों, मशीनों, कारखानों, कार्यशालाओं आदि पर लगभग एकाधिकार रखता है, जिनके द्वारा जीविका के इन साधनों का उत्पादन किया जाता है। ये बुर्जुआ वर्ग या पूंजीपति वर्ग है। 2, पूरी तरह से संपत्तिहीन वर्ग, जो अपने श्रम को पहले वर्ग बुर्जुआ को बेचने के लिए मजबूर है ताकि बदले में उनसे अपने जीवन यापन के साधन प्राप्त कर सके। चूंकि श्रम के इस व्यापार में भाग लेने वाले पक्ष समान नहीं हैं, लेकिन बुर्जुआ को लाभ है, इसलिए संपत्तिहीनों को बुर्जुआ द्वारा निर्धारित खराब शर्तों को स्वीकार करना होगा। बुर्जुआ पर निर्भर इस वर्ग को सर्वहारा या सर्वहारा वर्ग कहा जाता है। प्रश्न 10, सर्वहारा वर्ग दास वर्ग से किस प्रकार भिन्न है? उत्तर, दास को एक बार और हमेशा के लिए बेच दिया जाता है, सर्वहारा को खुद को दिन और घंटे के हिसाब से बेचना पड़ता है। दास एक मालिक की संपत्ति है और इसी कारण से उसे जीवन यापन की गारंटी है, चाहे वह कितना भी दयनीय क्यों न हो। सर्वहारा, यूं कहें तो, पूरे बुर्जुआ वर्ग का दास है, किसी एक मालिक का नहीं, और इसलिए उसके जीवन यापन की कोई गारंटी नहीं है,
क्योंकि कोई भी उसके श्रम को नहीं खरीदता है अगर उसे इसकी जरूरत न हो। दास को एक वस्तु माना जाता है, नागरिक समाज का सदस्य नहीं। सर्वहारा को एक व्यक्ति के रूप में, नागरिक समाज के सदस्य के रूप में पहचाना जाता है। इसलिए दास का जीवन यापन सर्वहारा से बेहतर हो सकता है, लेकिन सर्वहारा विकास के उच्चतर स्तर पर होता है। दास सर्वहारा बनकर खुद को मुक्त करता है, संपत्ति संबंधों की समग्रता से केवल गुलामी के संबंध को समाप्त करता है। सर्वहारा केवल सामान्य रूप से संपत्ति को समाप्त करके ही खुद को मुक्त कर सकता है। प्रश्न 11, सर्वहारा वर्ग सर्फ से किस प्रकार भिन्न है? उत्तर, दास को उत्पादन के साधन के रूप में भूमि का एक टुकड़ा मिलता है, बदले में वह उपज का अधिक या कम हिस्सा सौंपता है। सर्वहारा उत्पादन के साधनों के साथ काम करता है जो किसी और के होते हैं, जो उसके श्रम के बदले में उसे प्रतिस्पर्धा द्वारा निर्धारित उत्पादों का एक हिस्सा सौंपता है। दास के मामले में मजदूर का हिस्सा उसके अपने श्रम से, यानी खुद उसके द्वारा निर्धारित होता है। सर्वहारा के मामले में ये प्रतिस्पर्धा द्वारा निर्धारित होता है, इसलिए सबसे पहले बुर्जुआ द्वारा। दास के पास जीवनयापन की गारंटी है, सर्वहारा के पास नहीं। दास अपने सामंती स्वामी को बाहर निकालकर और खुद संपत्ति का मालिक बनकर खुद को मुक्त करता है, इस प्रकार प्रतिस्पर्धा में प्रवेश करता है और कुछ समय के लिए संपत्ति रखने वाले वर्ग, विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग में शामिल हो जाता है। सर्वहारा संपत्ति, प्रतिस्पर्धा और सभी वर्ग मतभेदों को दूर करके खुद को मुक्त करता है। प्रश्न 12, सर्वहारा वर्ग हस्तशिल्पकार से किस प्रकार भिन्न है? उत्तर, सर्वहारा के विपरीत तथाकथित हस्तशिल्पकार, जो पिछली शताब्दी के दौरान लगभग हर जगह मौजूद था और अभी भी यहाँ वहाँ मौजूद है, अधिक से अधिक अस्थायी सर्वहारा है। उसका उद्देश्य खुद पूंजी अर्जित करना और इस तरह दूसरे श्रमिकों का शोषण करना है। वह अक्सर इस उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है जहां शिल्प संघ अभी भी मौजूद है या जहां व्यापार करने की स्वतंत्रता ने अभी तक कारखाने के आधार पर हाथ के काम को संगठित नहीं किया है और तीव्र प्रतिस्पर्धा नहीं की है। लेकिन जैसे ही कारखाना प्रणाली को हाथ के काम में पेश किया जाता है और प्रतिस्पर्धा जोरों पर होती है, ये संभावना समाप्त हो जाती है और हस्तशिल्पकार अधिक से अधिक सर्वहारा बन जाता है। इसलिए हस्तशिल्पकार या तो बुर्जुआ बनकर या सामान्य रूप से मध्यम वर्ग में जाकर या प्रतिस्पर्धा के परिणामस्वरूप सर्वहारा बनकर, जैसा कि अब ज्यादातर मामलों में होता है, और सर्वहारा वर्ग के आंदोलन में शामिल होकर यानी कमोबेश सचेत कम्युनिस्ट आंदोलन में शामिल होकर खुद को मुक्त करता है। प्रश्न 13, तो फिर आप यह नहीं मानते कि संपत्ति का सामुदायिकरण कभी संभव रहा है? उत्तर, नहीं। साम्यवाद तभी से अस्तित्व में आया है जब से मशीनरी और अन्य आविष्कारों ने समाज के सभी सदस्यों के लिए एक सर्वांगीण विकास, एक खुशहाल अस्तित्व की संभावना को संभव बनाया है। साम्यवाद एक मुक्ति का सिद्धांत है जो दासों, सर्फों या हस्तशिल्पियों के लिए संभव नहीं था, बल्कि केवल सर्वहारा वर्ग के लिए संभव था और इसलिए यह अनिवार्य रूप से 19वीं सदी से संबंधित है और किसी भी पहले की अवधि में संभव नहीं था। प्रश्न 14, चलिए छठे प्रश्न पर वापस आते हैं। चूंकि आप सर्वहारा वर्ग को जागरूक करके और उन्हें एकजुट करके संपत्ति के समुदाय की तैयारी करना चाहते हैं, तो क्या आप क्रांति को अस्वीकार करते हैं? उत्तर, हम न केवल व्यर्थता के बारे में बल्कि सभी षड्यंत्रों की हानिकारकता के बारे में भी आश्वस्त हैं। हम ये भी जानते हैं कि क्रांतियां जानबूझकर और मनमाने ढंग से नहीं की जाती हैं, बल्कि हर जगह और हर समय वे परिस्थितियों का आवश्यक परिणाम होती हैं जो किसी भी तरह से व्यक्तिगत पार्टियों या पूरे वर्गों की इच्छा या नेतृत्व पर निर्भर नहीं होती हैं। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि दुनिया के लगभग सभी देशों में सर्वहारा वर्ग के विकास को संपत्ति रखने वाले वर्गों द्वारा बलपूर्वक दबाया जाता है और इस प्रकार साम्यवाद के विरोधियों द्वारा बलपूर्वक क्रांति के लिए काम किया जाता है। यदि अंत में उत्पीड़ित सर्वहारा वर्ग इस प्रकार क्रांति में धकेल दिया जाता है, तो हम अपने कार्यों से सर्वहारा वर्ग के हित की रक्षा करेंगे, जैसा कि अब अपने शब्दों से कर रहे हैं। प्रश्न 15, क्या आप मौजूदा सामाजिक व्यवस्था को एक झटके में संपत्ति के सामुदायिकरण द्वारा प्रतिस्थापित करने का इरादा रखते हैं? उत्तर, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। जनता का विकास किसी आदेश के द्वारा नहीं किया जा सकता। यह उन परिस्थितियों के विकास से निर्धारित होता है जिनमें ये जनता रहती है और इसलिए धीरे धीरे आगे बढ़ता है। प्रश्न 16, आपके विचार में वर्तमान स्थिति से सामुदायिक संपत्ति की ओर परिवर्तन किस प्रकार किया जाना चाहिए? उत्तर, सामुदायिक संपत्ति की शुरुआत के लिए पहली मौलिक शर्त एक लोकतांत्रिक संविधान के माध्यम से सर्वहारा वर्ग की राजनीतिक मुक्ति है। प्रश्न 17, लोकतंत्र स्थापित होने के बाद आपका पहला कदम क्या होगा? उत्तर, सर्वहारा वर्ग के निर्वाह की गारंटी। प्रश्न 18, आप ये कैसे करेंगे? उत्तर, 1,
निजी संपत्ति को इस तरह सीमित करके कि वह धीरे धीरे सामाजिक संपत्ति में उसके रूपांतरण का मार्ग तैयार करे, जैसे प्रगतिशील कराधान, राज्य के पक्ष में उत्तराधिकार के अधिकार को सीमित करना आदि। 2. राष्ट्रीय कार्यशालाओं और कारखानों तथा राष्ट्रीय संपदाओं में श्रमिकों को रोजगार देकर। 3. राज्य की कीमत पर सभी बच्चों को शिक्षित करके। प्रश्न 19. संक्रमण काल में आप इस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था कैसे करेंगे? उत्तर, सभी बच्चों को राज्य प्रतिष्ठानों में उस समय से शिक्षित किया जाएगा जब वे पहली मात्र देखभाल के बिना रह सकते हैं। प्रश्न 20. क्या संपत्ति के सामुदायिकरण की शुरुआत के साथ साथ महिलाओं के सामुदायिकरण की घोषणा भी नहीं होगी? उत्तर, बिल्कुल नहीं। हम पुरुषों और महिलाओं के बीच व्यक्तिगत संबंधों या सामान्य रूप से परिवार के साथ केवल इस हद तक हस्तक्षेप करेंगे कि मौजूदा संस्था के रखरखाव से नई सामाजिक व्यवस्था में बाधा उत्पन्न होगी। इसके अलावा हम अच्छी तरह से जानते हैं कि संपत्ति संबंधों और विकास की अवधि के कारण इतिहास के दौरान पारिवारिक संबंधों में बदलाव आया है, और इसके परिणामस्वरूप निजी संपत्ति के खत्म होने का भी इस पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। प्रश्न 21. क्या साम्यवाद के अधीन राष्ट्रीयताएं अस्तित्व में रहेंगी? उत्तर, समुदाय के सिद्धांत के अनुसार एक साथ जुड़ने वाले लोगों की राष्ट्रीयताएं इस संघ द्वारा एक दूसरे के साथ विलय करने के लिए उतनी ही मजबूर होंगी और इस तरह खुद को आगे बढ़ाएंगी, जैसे कि संपदाओं और वर्गों के बीच विभिन्न मतभेद उनके आधार निजी संपत्ति के खत्म होने के कारण गायब हो जाते हैं। प्रश्न 22. क्या कम्युनिस्ट मौजूदा धर्मों को अस्वीकार करते हैं? उत्तर, अब तक जितने भी धर्म अस्तित्व में रहे हैं वे सभी व्यक्तिगत लोगों या लोगों के समूहों के विकास के ऐतिहासिक चरणों की अभिव्यक्ति थे। लेकिन साम्यवाद ऐतिहासिक विकास का वह चरण है जो सभी मौजूदा धर्मों को निरर्थक बना देता है और उनका स्थान ले लेता है। कांग्रेस के नाम और जनादेश पर। सचिव, हेड जस्ट लीग में विल्हेम वोल्फ का उपनाम। अध्यक्ष, कार्ल शिल्क जस्ट लीग में कार्ल शैपर का उपनाम। लंदन, 9 जून 1847।